हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। होप सो अभी तक के आपके जो भी वीडियोस है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज एक नए टॉपिक के साथ, जो हमने जिसका डिस्कशन कल कुछ किया था, सरप्राइज चेकिंग, द सरप्राइज एलिमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। बेटा दी ऑडिट प्रोसेस की बात करूं तो ये रूटीनली मैकेनिकली अप्लाइड नहीं हो सकते कि ये कोई नियम है, इन नियमों को फॉलो करना ही करना है। मतलब ऑडिट प्रोसेस कई बार समय के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं और उनमें एक सेंस ऑफ सरप्राइज होना बहुत जरूरी है। खास तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, कैश वेरिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट्स की वेरिफिकेशंस वगैरह वगैरह में, स्टॉक वेरिफिकेशन में सरप्राइज एलिमेंट होने से आपको बहुत अच्छे आउटकम और रियल पिक्चर सामने आएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ सरप्राइज चेक, सबसे पहला सिग्निफिकेंस है बेटा ऑडिट इफेक्टिवनेस। द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वेरिफिकेशन विल इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑडिट wherever practicable and element of surprise should be incorporated into the audit program. आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त ही सरप्राइज एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं आपके ऑडिट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। सेकंड पॉइंट है बेटा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, सिग्निफिकेंस महत्व क्या है। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सरप्राइज चेक्स आर मेनली intended to ascertain whether the system of internal control is operating effectively and whether the accounting and other records are prepared concurrently and keep up to date. मतलब आपसे ये देखना है, आपको सरप्राइज ऑडिट करके ये चेक करना है कि जो आपने सिस्टम बनाया था, आप नहीं बनाते बेटा, बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल लगाने की जवाबदारी मैनेजमेंट की, उसको ऑपरेट करने की जवाबदारी मैनेजमेंट की। आप तो बस अपने मतलब के लिए उस इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं, आप अपने मतलब के लिए इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं। मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि जिस एंटिटी की आप ऑडिट करने जा रहे हैं वहां पर कंट्रोल सिस्टमेटिक है, अप्लाइड है, इफेक्टिव है, ऑपरेटेड है या नहीं। यदि है तो आप उसके द्वारा बनाए हुए रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलाय कर सकते हो। यदि इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप उस पर रिलाय नहीं कर पाओगे, आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाकर इसे चेक करना पड़ेगा। इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं सरप्राइज चेक से आप मेनली ये चेक करते हैं कि क्या इंटरनल कंट्रोल वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं, क्या फाइनल अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंकरेंटली बन रहे हैं या एक आध दो महीने बाद बन रहे हैं, क्या डाटा अप टू डेट रखा जा रहा है या नहीं जा रहा। बहुत सारी माइनर सी जानकारी आपको यहाँ पे जरूर से मिल जाती है, जिससे आप इंटरनल कंट्रोल के बारे में एक मेजर इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए था। दोनों में से गैप है तो आपका सस्पेक्शन बढ़ जाता है, जिससे आप फिर क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करके उस सस्पेक्शन को क्लियर करते हैं। Detection of errors and fraud. Surprise checks are useful methods of determining whether or not errors or manipulations exist. Surprise checks are a useful method. किस मामले में, इस बात को चेक करने के लिए कि क्या एरर और मैनिपुलेशन है या नहीं। यदि है तो क्या उन्हें टाइमली मैनेजमेंट के अटेंशन में लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा, ताकि वो एक करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली ले सके। तो ये किसका फायदा मिल गया। मोरल चेक बेटा, सबसे पहले ये बात करता हूँ, यदि कहीं पे इंटरनल ऑडिट, कहीं पर आप ऑडिटर जो है सरप्राइजली विजिट करता है तो उससे वहां जहां पे ऑडिट हो रही है उसका मैनेजमेंट, उसका स्टाफ काफी डरा हुआ सा फील करता है, काफी सिस्टमेटिक काम करता है, क्योंकि उनको एक मन में भय बना रहता है कि कभी भी ऑडिटर आकर चेकिंग कर सकता है। तो डाटा को अपडेट रखता है, रिकॉर्ड को अपडेट रखता है। तो ये मोरल चेक क्रिएट करता है आपके स्टाफ के ऊपर। सुटेबिलिटी, सरप्राइज चेक्स एंड एप्रोप्रिएट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्रोप्रिएट होता है, एंड पर्टिकुलरली इन दो जगह पर तो खास तौर पे काम करता है। सरप्राइज चेक होना बहुत जरूरी है। The auditor is not satisfied with regard to the system of internal control, जहाँ ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है तो वहां पर आपको सरप्राइज चेक जरूर करना चाहिए। और where the company is very large one or has a diversified activities or numerous branches, जहाँ पे बहुत लंबी एंटिटी, बड़ी एंटिटी है, या मैं दूसरी बात बोलूं न्यूमेरियस ब्रांचेस है, लीडिंग टू डायल्यूशन ऑफ द कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑन वेरियस ब्रांचेस, जहां पे बहुत सारे ब्रांचेस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहां पर आपको सरप्राइज विजिट करना बहुत फायदेमंद रहेगा, सरप्राइज चेक करना बहुत फायदा रहेगा। एरिया, सरप्राइज चेक्स आर रिलेवेंट फॉर द आइटम लाइक कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स एंड स्टॉक्स। स्टैट्यूटरी इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ठीक है, एरियाज कौन हो सकता है, कैश हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन्वेंट्रीज हो सकता है,
रजिस्टर्स जो स्टेचुटरी बनाए जाते हैं, स्टेचुटरी मतलब वैधानिक रजिस्टर आपके जो बनाने कंपलसरी होते हैं, ठीक है। अप टू डेट, सरप्राइज चेक सीक्स टू इंश्योर दैट द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, कैश बुक, सेल्स बुक्स, परचेज जर्नल etc हैव बीन केप्ट अप टू डेट। मतलब कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप टू डेट है या नहीं है। ठीक है सर, यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आ रही है। और खासतौर पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होती है, जिसको हम ईडीपी बोलते हैं, जहाँ पर ईडीपी ऑडिट हो रही है, वहां पर सिस्टम की वैलिडिटी, सिस्टम की वर्किंग, सिस्टम की इफिशियंसी को चेक करने के लिए सरप्राइज चेक बहुत फायदेमंद होता है। EDP system is being used. Surprise check through the use of test check etc are important to ensure that the programs are operating satisfactory. जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम, जो एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, वो सेटिस्फैक्टरी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ईडीपी सिस्टम में ऑडिट होने पे या अकाउंटिंग के समय एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हम छोटी सी माइनर सी मिस्टेक करते हैं तो उसका इफेक्ट इन एग्रीगेट बड़ा हो सकता है। तो भैया इसलिए आपको यहाँ पर विशेष तौर पे देखना पड़ता है कि जो प्रोग्राम बनाया गया वो सही डाटा प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंस, लाइक क्या क्या इंपॉर्टेंस पढ़ा आपने। ऑडिट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल की रिव्यू करता है, और डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड एरर को ढूंढने में मदद करता है। मोरल चेक, सुटेबिलिटी, एरिया मतलब कैश इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, स्टोर्स, अप टू डेट रिकॉर्ड्स, और ईडीपी ऑडिट करना पड़े तो ये आपको बहुत सही जानकारी देता है सिस्टम को लेकर, प्रोग्राम यदि इफेक्टिव चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं इसको लेकर। ये सारी बातें कौन बताता है आपको? सरप्राइज चेक। फैक्टर्स, द एरिया वेयर सरप्राइज चेक्स आर रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन extent to which the auditor consider the internal control system as adequate and effectiveness। कितना हद तक आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एडुकेट और इफेक्टिव मानते हैं। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ट्रांजैक्शन, क्लाइंट किस टाइप का ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके आधार पर डिसाइड होगा। थर्ड, लोकेशन और प्लेस फ्रॉम विच द क्लाइंट्स ऑपरेट्स, क्लाइंट्स का ऑपरेशन कौन कौन से लोकेशन और प्लेस से हो रहा है, ये भी आपके सरप्राइज चेक को अफेक्ट करेगा। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम लाइक कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स, यहां तो सरप्राइज चेक होना ही होना है। अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस अंडर विच द ऑडिट इज कैरिड आउट, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उनको भी हम ध्यान में रखते हैं सरप्राइज चेकलिस्ट बनाते हैं, सरप्राइज चेक करते वक्त। The element of surprise can be both with regard to the time and the selection of item। एक समय को लेकर सरप्राइज चेक हो सकती है और एक आइटम जो सेलेक्ट किए जाने हैं उसको लेकर सरप्राइज चेक हो सकती है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बात कर रहा हूँ? एक्सटेंट ऑफ द रिलायंस ऑन द ऑडिट, रिलायंस बाय द ऑडिटर ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्लाइंट्स का ट्रांजैक्शन, क्लाइंट्स का ऑपरेशन, कैश स्टोर्स की पोजीशन, स्पेशल सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द ऑडिट is carried out। एक नई बात आ गई, the element of surprise can be both with regard to time and the selection of item audited। दोनों को लेकर आप सरप्राइज एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट कीजिए। इट्स ओके। चलिए बेटा अब बात करते हैं नीड फॉर सरप्राइज चेक। सरप्राइज चेक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, डिजायरेबिलिटी, सरप्राइज चेक शुड बी कंसीडर्ड एज अ डिजायर्ड पार्ट ऑफ ईच ऑडिट। हर ऑडिट में सरप्राइज चेक होना जरूरी है, इससे बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। कवरेज, the areas over which surprise checks should be employed would depend upon the circumstances of each audit, but it should normally include, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स, जनरली कैश एंड इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन के लिए सरप्राइज चेक बहुत अच्छा रहता है, ये कवरेज होती है उसकी। टेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ द स्टोर्स, स्टॉक्स एंड रिकॉर्ड्स, रेटिंग देयर टू,
कहीं ना कहीं स्टोर्स का स्टॉक से रिलेटेड मैटर्स जो हैं उनके लिए आप टेस्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री एंड स्टेचुटरी रजिस्टर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। यहाँ पर आप सरप्राइज चेक करके आप 100% चेकिंग की बजाय सरप्राइज चेक करेंगे तो आपको वही आउटपुट लगभग मिल जाएंगे जो आप 100% में भी निकाल पाते हैं। इट्स ओके। तो कवरेज, कुछ एरिया की कवरेज इससे बहुत अच्छी मिलती है। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सरप्राइज चेक में बी डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर, दैट इज द प्रोफेशनल जजमेंट। फिर से कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ये ऑडिटर का खुद का व्यक्तिगत निर्णय होगा कि मुझे सरप्राइज चेक कितनी बार करना है। हाउएवर रिकमेंडेड ये है कि एटलीस्ट वंस, एक बार तो सरप्राइज चेक होनी चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड। ठीक है। Communication to the management, result of surprise checks should be communicated to the management if they reveal any weakness, कोई weakness दिखती है in the system of internal control or fraud or error or deficiency in maintenance of the records। ये सारी बातें कहाँ तक चले जानी चाहिए, मैनेजमेंट को जरूर जानी चाहिए। Follow up action, the auditor should satisfy himself that adequate action is taken by the management on the matters communicated by him। कहीं ना कहीं इसके ऊपर फॉलो अप एक्शन भी लेना आवश्यक हो जाता है कि भैया जो भी आपने वीकनेस भेजी थी उसके ऊपर क्या रेमेडियल एक्शन लिए गए। रिपोर्टिंग, इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस टू इंक्लूड द रिजल्ट ऑफ सरप्राइज चेक इन द ऑडिट रिपोर्ट्स। जरूरी नहीं है कि हर सरप्राइज चेक के रिजल्ट्स को आप अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करें। दे शुड हाउएवर बी इंक्लूडेड इफ इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर दे आर मटेरियल एंड अफेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स। यदि ऑडिटर को लगता है कि ये मटेरियल है और ये ट्रू एंड फेयर व्यू को अफेक्ट कर रहे हैं, तब जाकर इनकी रिपोर्टिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। नीड्स फॉर सरप्राइज चेक, कहीं ना कहीं डिजायरेबिलिटी, कवरेज, फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम्युनिकेशन टू द मैनेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होने के बाद उसका फॉलोअप होना चाहिए और रिपोर्टिंग में तभी लाना है जब वो मटेरियल इफेक्ट देता हो और ट्रू एंड फेयर व्यू को अफेक्ट करता हो। इट्स ओके। यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ रहा है यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो। आइए सरप्राइज चेक और टेस्ट चेक में अंतर ढूंढते हैं। मीनिंग, सरप्राइज चेक रेफर टू the out of routine checks that is carried out in the normal course of audit। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में जो चेक किया जाता है उनमें से जो आउट ऑफ रूटीन होता है, जो आउट ऑफ रूटीन मतलब कि आप एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के द्वारा इंटीमेटेड तरीके से चेकिंग ना करके आप आउट ऑफ रूटीन जब चेकिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सरप्राइज चेक। टेस्ट चेक, टेस्ट चेकिंग इज एन एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर wherein only a part of the transaction is checked to form an opinion instead of checking all transaction। all transaction को छोड़कर उसके किसी पार्ट की ही चेकिंग करना is known as test checking। area of check, surprise check mainly cash verification, investment verification, stores, stocks, verification of the books of prime entry and statutory register में अप्लाई होता है सरप्राइज चेक। टेस्ट चेक, टेस्ट चेक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस सिस्टम के लिए, क्या उसका ऑपरेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड मेजर द सेफगार्ड्स ऑफ द एसेट्स। इन सब चीजों के लिए आप टेस्ट चेक करते हैं। टाइमिंग, देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट इन सच वेरिफिकेशन, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉर कंडक्टिंग सरप्राइज चेक। यहाँ पर एक सरप्राइज एलिमेंट होता है इसको करते समय, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होता है कंडक्टिंग सरप्राइज चेक। टेस्ट चेक आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट। टेस्ट चेक किया जाता है, टेस्ट चेक्स आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट। नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में क्या किया जाता है बेटा, टेस्ट चेक किया जाता है। सामान्य ऑडिट में जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो आप टेस्ट बेसिस में चेकिंग जरूर करते हैं। इट्स ओके। टूल्स यूज्ड, नाउ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सरप्राइज एलिमेंट, यूजुअल ऑडिटिंग प्रोसीडिंग procedures are to be followed even in the case of surprise checks। यहाँ सिर्फ सरप्राइज एलिमेंट का प्रेजेंस होता है, बाकी सब चीजें जो ऑडिट प्रोसीजर्स में होती थी वैसी वैसी होती हैं, बस आपका जो टाइमिंग है वो सरप्राइज होती है। स्टैटिकल सैम्पलिंग एंड ऑडिटिंग इन डेप्थ आर इफेक्टिव टूल्स ऑफ द टेस्ट चेक। स्टैटिस्टिकल सैंपल निकालिए आप इसके लिए, और जो आपने सैंपल निकाला उनका डेप्थ में ऑडिट कीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल्स होगा किसके लिए, टेस्ट चेक के लिए। ये चार अंतर बता सकते हैं, मीनिंग को लेकर, एरिया को लेकर, टाइमिंग को लेकर और टूल्स को लेकर। इट्स ओके। चलिए बेटा यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑडिट प्रोग्राम। ध्यान से देखिएगा, ऑडिट प्रोग्राम के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा, या यूजुअल वे में बताऊं, किसी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए हम उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं।
यूजुअल वे में आपने देखा होगा, हम कुछ भी काम करने जा रहे हो पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हाँ भैया हमको ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसका वो करना है, उसका ये करना है और उसको भी देखना है. दैट इज नोन एज प्रोग्राम. एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ वर्क. आपके द्वारा जो काम किया जाना है ऑडिट के दौरान, उसका एक डिटेल प्लान क्या कहलाता है? ऑडिट प्रोग्राम. जिसको कौन बनाता है? और ये बनाएगा भी कौन? जिसको ऑडिट करनी है, मतलब प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर फॉर कैरिंग आउट एन ऑडिट. एक ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर के द्वारा बनाया गया डिटेल प्लान ऑफ द वर्क फॉर द प्रॉपर कंडक्टिंग द ऑडिट इज नोन एज ऑडिट प्रोग्राम. बहुत अच्छी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन. इट कंस्टिट्यूट द वर्क, इट कंस्टिट्यूट द वर्क या प्लान ऑफ वर्क एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑडिट वर्क. ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में क्या क्या काम करना है इसकी एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है. उसी के आधार पर सुपरविजन एंड कंट्रोल होता है ऑडिट वर्क का. इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स which the auditor plans to apply in the given audit for forming an opinion about the financial statement. कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिसे ऑडिटर which the auditor plans to apply, जिसको ऑडिटर प्लान बनाता है अप्लाई करने के लिए इन अ गिवन ऑडिट फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन फ्रेम करने के लिए जिन मेथड्स टेक्निक्स प्रोसीजर्स का वो इस्तेमाल करेगा, उसकी जो सेटिंग ऑफ लिस्ट बनाता है, सेट ऑफ लिस्ट बनाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी ऑडिट प्रोग्राम कहलाती है. इट्स ओके और नॉट? थर्ड लाइन बड़ा सिंपल. इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स जिसको ऑडिटर प्लान किया है टू अप्लाई इन द गिवन ऑडिट फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. चलिए यहां तक की बात समझ में आ चुकी है. अब बेटा एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, बहुत ध्यान सुनिएगा क्या क्या एडवांटेज होते हैं ऑडिट प्रोग्राम्स के. कहीं ना कहीं बेटा ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है हमारी ऑडिट में. The audit program specify the extent and the manner of the checking and verification to be carried out in respect of different aspects of accounting records. Accounting records के different aspects के क्या extent और किस manner में आपको checking और verification करना है, इसकी जानकारी, इसकी planning पहले से ही लिख दी जाती है audit program में. This instruction will help the assistant and staff in knowing how much is to be checked एंड इन व्हाट मैनर. हमको कितने हद तक चेक करना है और किस तरीके से चेक करना है, ये सारी बात कहां पे लिख दी जाती है? ये सारी बात लिख दी जाती है बेटा हमारे ऑडिट प्रोग्राम में. चेकलिस्ट. इट सर्व अ रेडी चेकलिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स एंड टेक्निक टू बी अप्लाइड. आप कौन कौन से प्रोसीजर, कौन कौन सी टेक्निक लागू करने वाले हैं अपनी ऑडिट के दौरान, इसका पहले से ही रोड मैप पहले से तैयार रहता है. एंड मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग ऑफ एनी इंपॉर्टेंट ऑडिट स्टेप्स. और चूंकि आप पूरी चीजें रिटर्न में, पूरी चीजें प्लान वे में करते हैं, तो इससे आपका कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ओवरलुक होने की आशंका से छूट जाता है, बच जाता है. कहीं ना कहीं कोई भी चीज ओवरलुक नहीं हो पाती. फेज वर्क. द वर्क कैन बी प्लान एंड फेज प्रॉपरली. कहीं ना कहीं जो वर्क है प्लान किया जाता है, कई हिस्सों में बांट दिया जाता है. द पॉसिबिलिटी ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन मेंटल प्लान इज अवॉइडेड. कई बार हमारे सोचने के दौरान कुछ चीजें छूट जाने की जो रिस्क रहती है, वो रिस्क भी कम हो जाती है, क्योंकि सारी चीजों को हमने फेज में बांट दिया. जैसे जितने छोटे टुकड़ों में बांट के हम फेज में वाइज बात करते हैं, तो चीजों की छूटने की संभावनाएं और गुंजाइश कम हो जाती है. सिलेक्शन ऑफ टीम वर्क. चूंकि आपका ऑडिट प्रोग्राम यदि अच्छे से बन जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हमको क्या क्या जॉब्स, क्या क्या चीजें हमको करनी है और उनको करने के लिए कौन सा व्यक्ति ज्यादा उपयुक्त है. उस उपयुक्त व्यक्ति की, कैपेबल व्यक्ति की अपॉइंटमेंट उस जॉब के लिए की जा सकती है. इट इज पॉसिबल टू मैच द ऑडिट स्टाफ कैपेबिलिटीज विद द वर्क रिक्वायरमेंट्स. कहीं ना कहीं वर्क रिक्वायरमेंट्स के आधार पर हमारे ऑडिट स्टाफ की कैपेबिलिटीज को मैच किया जा सकता है. सुपरविजन. द वर्क कैन बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल बेटर बाय द पीरियोडिक रेफरेंस टू द प्रोग्राम. पीरियोडिकली हम ये चेक करें कि भैया क्या परफॉर्मेंस हुई और क्या होनी चाहिए थी, तो इससे आपको सुपरविजन करने में मदद मिलती है और कंट्रोल करने में मदद मिलती है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ अभी तक. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही बहुत आसानी से. वर्क रिव्यू. यदि आपका ऑडिट प्रोग्राम बहुत अच्छे से बना हुआ है ना, तब प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन रेडीली बी नोन बाय रेफरेंस टू द एंट्रीज ऑन द ऑडिट चेकलिस्ट प्रिपेयर्ड. जो ऑडिट की चेकलिस्ट, जो प्रोग्राम बनाया था, उसमें जो आपने टिक लगा रखा है, उस टिक से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा वर्क कहां तक हुआ है. इट्स ओके और नॉट? हम ये देख सकते हैं कि हमारा वर्क कहां तक हुआ है.
फ्यूचर प्लानिंग। देखिए, एक तो ये करंट ऑडिट के लिए एक गाइड का काम करती है और फ्यूचर ऑडिट प्रोग्राम के लिए ये एक बेसिस प्रोवाइड करती है, जिसके आधार पर हम फ्यूचर में ऑडिट करने जाए तो हम इन बातों को विशेष ध्यान रखें। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी ऑडिट प्रोग्राम आपको मदद करता है। द प्रोग्राम स्पेसिफाइज इंस्ट्रक्शन टू द वेरियस मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम। Responsibility for an audit examination is fixed on the team member who has signed after the completing a particular procedure under the program. प्रोग्राम में हम अलग अलग मेंबर्स के द्वारा किए जाने वाले काम का क्लासिफिकेशन कर देते हैं, स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, और उसके बाद हर व्यक्ति को, हर मेंबर को अपने द्वारा किए गए काम को कंप्लीट होने के बाद उसमें अपना सिग्नेचर भी करना रहता है, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि किस काम को किसने किया और कौन रिस्पॉन्सिबल था। बेसिस फॉर ओपिनियन, ध्यान दीजिएगा बेटा, बेसिस फॉर ओपिनियन, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस फॉर ओपिनियन। इट सर्व एज अ एविडेंस ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड एंड प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस फॉर द एक्सप्रेसिंग ऑफ द ऑडिटर्स ओपिनियन। कहीं ना कहीं ये सबूत लाता है कि आपने पूरी मेहनत के साथ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की जितने आप कर सकते थे, और जब आपका साउंड एविडेंस आ जाते हैं तो आपको साउंड बेसिस मिल जाता है एक्सप्रेशन ऑफ योर ओपिनियन। इट्स ओके। रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्क, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि ऑडिट प्रोग्राम आपका यदि है तो कहीं ना कहीं वो आपका एक रिकॉर्ड का काम करता है कि आपने जो वर्क डन किया है, पर्टिकुलरली इन डिफेंडिंग द सूट brought against the auditor for negligence performance of the work। यदि कोई सूट, कोई लीगल केस ऑडिटर के खिलाफ फाइल किया जाता है कि भैया आपने नेग्लिजेंट वर्क किया है, आप चीजों को सावधानी के साथ नहीं कर पाए, तो उस केस में यदि आपका ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है, चेकलिस्ट बनी हुई है, साइन किया हुआ है, तो वो आपके द्वारा किए गए काम का एविडेंस होगा। और जब आपके काम का एविडेंस मिल जाएगा तो वहां पर आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी। इट इज sufficient proof that the work was carried out with reasonable skill and care and that is expected of a professional। It's okay। record of the work, ये भी एक आपके betterment के लिए हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में क्या भी है, इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, चेकलिस्ट बन जाती है, फेस में फेसिंग वर्क कहीं ना कहीं प्लान और फेस होता है, जिससे कुछ छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। टीम मेंबर का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हो जाता है, सुपरविजन करने में आसानी होती है, वर्क का रिव्यू कर सकते हैं हम, फ्यूचर प्लानिंग में भी मदद करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी काम आता है कि भी किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने कौन सा काम ठीक किया या नहीं। बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन कहीं ना कहीं आप इसके आधार पर ओपिनियन दे सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द वर्क, आपके द्वारा किए गए वर्क का एक रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाता है, जिससे कभी आपके ऊपर कोई शूट फाइल हो तो आपके लिए वो डिफेंडिंग वे में काम आ सकता है, क्योंकि आपके द्वारा किए गए काम का एविडेंस ही तो है इसके अंदर, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, किसी का फायदा होता है तो बेटा कुछ ना कुछ उसमें नुकसान भी होते हैं। द ऑडिट में भी परफॉर्म मैकेनिकली, आपको पता है यदि आपका कोई प्रोग्राम बन जाता है तो उसके बाद वो मैकेनिकली हो जाता है काम, मतलब यदि आप प्रोग्राम के तहत ऑडिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडिट मैकेनिकल हो जाएगी, क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। विदाउट रेफरेंस टू द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द क्लाइंट और डेवलपमेंट ऑफ एनी न्यू और अनयूजुअल फीचर्स इन द क्लाइंट्स बिजनेस, जब तक कोई न्यू और अनयूजुअल फीचर्स नहीं आता, जब तक के लिए आप वही रिपीटेटिव वर्क प्रोग्राम के आधार पर घिसे पिटे तरीके से करेंगे, जिससे आपको अपना काम में क्रिएटिविटी कम दिखेगी और मैकेनिकल पार्ट ज्यादा दिखेगा। रिजिडिटी, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस may sometimes require additional procedures and techniques। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कई बार आपको क्या चीज की जरूरत होती है, एडिशनल प्रोसेस और टेक्निक की, लेकिन यदि आप प्रोग्राम बना लिए तो आप प्रोग्राम से बने रहेंगे। द स्टाफ मेंबर्स हाउएवर मे लिमिट देमसेल्फ टू द प्रीडिटरमाइंड प्रोग्राम, लिमिट हो जाती है, यदि प्रोग्राम बना हुआ है तो आप लिमिट अपने आप कर लेते हैं देमसेल्फ टू प्रिपेयर प्रीडिटरमाइंड प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, रिजिडिटी आ जाती है। थर्ड, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, members of the audit team may feel that everything is taken care of by the audit program। कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि सब कुछ जो है किसके थ्रू हो रहा है, ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है। they may fail to apply their mind, कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम के रूप में काम करने लग जाते हैं, एक सामान्य बुद्धिजीवी के रूप में काम उनका बंद हो जाता है, अपना माइंड लगाना बंद कर देते हैं। इन द सर्कमस्टेंस दैट अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, कोई नया सर्कमस्टेंस उनके काम के दौरान यदि उत्पन्न हुआ है, कोई डाउटफुल सिचुएशन अराइज हुई, तो उसमें वो अपना दिमाग नहीं लगाते, वो तो प्रोग्राम के हिसाब से चलते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें ये लिखा था, हमें ये करना है, हम ये करेंगे, उसके अलावा मतलब कुल मिला के रोबोटिक वर्क हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स,
इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड इनिशिएटिव ऑफ स्टाफ में भी रिस्ट्रिक्टेड। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जाता था, जो इंडिपेंडेंट जजमेंट ली जाती थी, वो सब क्या हो जाती है बेटा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। इट में फर्स्टेड टैलेंटेड एंड एफिशिएंट ऑडिट स्टाफ, जो हमारे टैलेंटेड और होनहार ऑडिट स्टाफ है, उनको ये फर्स्ट एड क्रिएट करता है कि भैया हम क्या जगह पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, क्योंकि सब चीजें तो लिख दी गई, लिखी हुई चीजें हमें करनी, तो मतलब हम रोबोट हैं, हमें कमांड दे दिया गया डू ऑडिट 1 2 3 1 2 3 अल्फा बीटा गामा डू ऑडिट, हम उसी के हिसाब से ऑडिट करें, हाँ हम ऑडिट करेंगे, हाँ हम ऑडिट करेंगे। जबकि क्या होना चाहिए, ऑडिट में क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है बेटा। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लैक ऑफ इनिशिएटिव्स हो जाता है यदि हम ऑडिट प्रोग्राम बनाकर काम करें। लैक ऑफ suitability, wrong and redundant procedures may be undertaken which may be inappropriate to the circumstances of the client's business। कई बार रॉन्ग और गलत तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, जो कि आपके क्लाइंट्स के बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। ये कुछ उसके डिसएडवांटेज है, जैसे कि मैकेनिकल वर्क हो जाता है, रिजिडिटी हो जाती है प्रोग्राम बनने से, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं ऑडिटर गलत मीनिंग निकाल लेता है कि सब कुछ ऑडिट के दौरान प्रोग्राम में लिखा गया वैसे ही होगा, जबकि कुछ जगह पर उसको अपना खुद का माइंड लगाकर नई चीजें क्रिएटिव करनी थी, इनिशिएटिव्स नहीं आ पाते। लैक ऑफ सुटेबिलिटी, wrong or redundant programs may be undertaken which may be inappropriate to the circumstances of the client's business। कई बार हम पुराने तरीके से, गलत तरीके से, redundant तरीके से, जो कि नॉट सुटेबल तरीका है, उसके थ्रू हम वर्क परफॉर्म करते हैं, कोई प्रोग्राम में लिखा गया था और वो परफॉर्मेंस का कोई आउटपुट नहीं आता। ठीक है, अब बेटा अब अपन जो डिसएडवांटेज निकले ऑडिट प्रोग्राम के, उसे कम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम मे बी अवॉइडेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशन। सुटेबिलिटी, व्हाइल laying down the audit program, the auditor should consider whether the same is commensurate with the factors। जब हम ऑडिट प्रोग्राम के लिए बातचीत कर रहे हैं, जब हम फिर ये चीज चेक करें क्या वो जो ऑडिट प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो हमारे ऑडिट पर्पस के लिए कितना सुटेबल रहेगा, कमेंसरेट रहेगा विद द फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, एंटिटीज के बिजनेस के नेचर के आधार पर, स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो वहां पे होते हैं उसके आधार पर जो ऑपरेशन चल रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, कितने वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके आधार पर, एंड द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए क्या हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है वो सुटेबल है या नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बेटा रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल शुड बी रिव्यूड एंड इवैल्यूएटेड टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द चेंजेस इन द कंट्रोल्स एंड सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। कहीं ना कहीं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं कंट्रोल में, सिस्टम में और प्रोसीजर्स में, इसके लिए आपको रिव्यू करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल का। The auditor can spot weaker aspects of the control and use his knowledge in revising the audit program। कहीं ना कहीं आप ऑडिट प्रोग्राम के दौरान जो आपने कंट्रोल एज्यूम किए थे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, और मान लीजिए ऑडिट के दौरान जब आप ये महसूस कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल वैसे नहीं कुछ और तरीके के निकले, तो आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए जिसके आधार पर आप अपने ऑडिट प्रोग्राम को समय की जरूरत के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं और अपनी ऑडिट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए। Change business operation, auditor should obtain information about the new line of the business or the new system to carry on the old business। कई बार हम नए टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कई बार पुराने बिजनेस को नए तरीके से करता है हमारा क्लाइंट। इन दोनों ही सिचुएशन में ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए, और प्रोग्राम शुड बी रीकास्ट और मॉडिफाइड टू सूट द चेंजेस मेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंज बिजनेस ऑपरेशन एंड प्रैक्टिसेस, और उसी के आधार पर उसे अपना ऑडिट प्रोग्राम को भी मॉडिफाइड करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। पार्टिसिपेटिव अप्रोच, ऑडिटर को कहीं ना कहीं अपने टीम मेंबर्स को ये बोलना चाहिए कि आप पार्टिसिपेटिव अप्रोच के साथ काम कीजिए। आपको इनकरेज करना होगा अपने टीम को कि कीप एन ओपन माइंड एंड मेक सजेशन। कहीं ना कहीं ओपन माइंड से, खुले दिमाग से काम कीजिए, और जो सजेशन अच्छे आते हैं वो हमें बताइए फॉर अमेंडिंग द प्रोग्राम्स। The person doing the actual field work would be in a better position to know the actual changes and requirements of the situation। क्योंकि जो व्यक्ति एक्चुअल में फील्ड में काम करता है वो ज्यादा अच्छे सजेशन दे सकता है, ज्यादा अच्छे क्रिएटिव सजेशन दे सकता है प्रोग्राम में चेंजेस लाने के लिए।
इट्स ओके, ये सारे ओवरकमिंग के तरीके हैं। सबसे बड़ी बात बेटा, ऑडिट प्रोग्राम आपका रिजिड ना होकर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? रिजिड। ये क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। द ऑडिट प्रोग्राम शुड नॉट बिकम स्टीरियोटाइप। कहीं ना कहीं इस पे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। Even there is no material changes has been taken in the client's business operation and the business practices. भले business practices में operation में कोई changes हो या ना हो, लेकिन समय की जरूरत के आधार पर, वक्त जरूरत के आधार पर आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अपने टीम मेंबर को बताइए कि जो ऑडिट प्रोग्राम में हमने जो चेक लिखा है, टेस्टिंग लिखा है, जो वर्क लिखा है, वो मिनिमम है। आपको इससे ज्यादा और करने की इच्छा और कुछ बेहतर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, मनाही नहीं है। ये जो चेकिंग है, ये जो टेस्टिंग है, मिनिमम, इसके अलावा आप सरप्राइज टेस्ट चेकिंग कुछ भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। इतना करने के बाद और इन एडिशन टू दैट कुछ करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए? यस सर। मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपिंग ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम और प्लान। जब ऑडिट प्लान बनाया जाता है, प्रोग्राम्स बनाया जाता है, तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है? द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या है, एंगेजमेंट क्या क्या बातें बताई गई हैं और आपकी स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटी क्या क्या है, इन बातों को ध्यान में रखना है। किस नेचर की रिपोर्ट देनी है, किस टाइमिंग की, आपको कितने समय के अंदर रिपोर्ट देना है और अदर कम्युनिकेशन करना है, इन बातों को भी ध्यान में रखना है। द अप्लीकेबल लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिस एंटिटी की आप ऑडिट करने जा रहे हैं उस एंटिटी के ऊपर कौन से लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है और जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द क्लाइंट एंड द चेंजेस इन दोस पॉलिसीज। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लाइंट ने अडॉप्ट की हैं वो, और जो उसने चेंजेस किया है उन पे, उनकी जानकारी आपको लेनी चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। द इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के संबंध में क्या नई बातें प्रोनाउंस की है, इशूड की है, जिससे कि आपकी ऑडिट अफेक्ट होगी, अकाउंटिंग अफेक्ट होगी, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज। सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज को आइडेंटिफाई करना होगा। द सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी लेवल्स फॉर द ऑडिट पर्पस। बेटा आप ऑडिट कर रहे हैं, 100% चेक कर पाए ये जरूरी नहीं है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कोई व्यक्ति किसी भी ट्रांजेक्शन को 100% चेक कर पाए बहुत इजी नहीं है, क्योंकि समय कम है, हमको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ऑडिट करनी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण एरिया है, जो महत्वपूर्ण फिगर्स हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। तो बेटा मटेरियलिटी आपको डिसाइड करनी कि क्या अमाउंट आपके लिए मटेरियल होगा, किस टाइप का ट्रांजैक्शन आपके लिए मटेरियल होगा, आप उनको डिटेल में, डेप्थ में चेक कीजिए। और जो इमटेरियल चीजें उसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इमटेरियल गलतियों को ढूंढने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता एंड यूजर को, लेकिन मटेरियल एरिया को ढूंढना बहुत जरूरी है। मटेरियल आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंडीशन रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, कुछ ऐसी कंडीशन जो कि आपको स्पेशल अटेंशन देने की आवश्यकता हो, सच एज द पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल एरर और फ्रॉड और एरर होने की चांसेस कितनी है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टीज इन whom directors or person who are substantially owner of the entity are interested with whom transaction are likely। जिसका ट्रांजेक्शन होने की संभावना है और जो लोग, जिस कंपनी के साथ आपका ट्रांजेक्शन होने वाला है, वहां पर जो डायरेक्टर्स और पर्सन है वो आपका सब्सटेंशियल होना है, मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होने की संभावना पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां पे फ्रॉड एरर होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। द डिग्री ऑफ रिलायंस द ऑडिटर एक्सपेक्ट टू बी एबल टू प्लेस ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम, कितना आप रिलायंस कर सकते हैं, जितना आप विश्वास लगा सकते हैं टू प्लेस ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इस बात पे भी आपको फोकस करना चाहिए जब भी आप ऑडिट प्लान डिटरमाइन करें। पॉसिबल रोटेशन ऑफ द एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, कितना जोर देने की आवश्यकता है ऑडिट एरिया में रोटेशन की, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से आपके की ऑडिट एरिया है जहां पर आपको टीम को रोटेट करना होगा या रोटेशन की बात पर जोर देना होगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन,
किस हद तक के और किस नेचर के आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, उसको ध्यान में रखते हुए आप प्लान बनाइए। द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एंड द एक्सटेंट ऑफ द देयर इन्वॉल्वमेंट्स इफ एनी इन द ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर्स का क्या वर्क है और कितना उनका इन्वॉल्वमेंट हमारी मेन ऑडिट में उन वर्क का रहेगा, इन दो बातों को विशेष ध्यान में रखिए जब आप ऑडिट प्लान डिटरमाइन करें। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ सब्सिडरीज और द ब्रांचेस ऑफ द क्लाइंट। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स इन द ऑडिट ऑफ सब्सिडरीज और ब्रांचेस ऑफ द क्लाइंट। कई बार क्या होता है बेटा कि मेन हेड ऑफिस है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ब्रांच ऑफिस है अंबिकापुर में। इट्स ओके। तो हेड ऑफिस रायपुर में, ब्रांच ऑफिस अंबिकापुर में, हो सकता है कि आपको इसके लिए किसी अनदर ऑडिटर्स की सहायता लेनी पड़े अंबिकापुर की ऑडिट कराने के लिए। तो आपको उनकी इन्वॉल्वमेंट की क्या आवश्यकता है, उनके ऊपर क्या कंट्रोल रहेगा, कैसे वर्किंग होगी, इन सब बातों को भी आप ध्यान में रखिए। कई बार कुछ ऐसे टेक्निकल मुद्दे आते हैं जहां पर आपको एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की जरूरत पड़ती है, तो उन मुद्दों को भी ध्यान में रखिए जब आप प्लान बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट, द एलोकेशन ऑफ द वर्क टू बी अंडरटेकन बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स। ये सर क्या होता है जब बड़ी बड़ी ऑडिट होती है जहां पे एक अकेला ऑडिटर काम नहीं कर पाता, दो तीन फर्म मिलकर जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट होती है। जैसे रिलायंस के ऑडिट में दो तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जॉइंटली काम कर रही हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट ऑडिटर एंड द प्रोसीजर्स फॉर इट्स कंट्रोल एंड रिव्यू। तो जॉइंट ऑडिटर के बीच में काम का वर्गीकरण होता है, काम का बंटवारा होता है, उस बंटवारे के बाद उनका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है। तो इन सब बातों को भी आपको ऑडिट प्रोग्राम में ध्यान में रखना होगा यदि आप जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं तो। स्टेब्लिशिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट्स, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, कहीं ना कहीं आपको ये स्टेब्लिशमेंट करना है कि कहाँ कहाँ पे कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। ये सारी बातें कुछ एक जनरल से पॉइंट है जो कि आपको एक ऑडिट प्रोग्राम में ध्यान में रखने होते हैं। चलिए यहाँ तक भी सब कुछ समझ में आ रहा है। अब बेटा अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी। मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में कुछ मीनिंग्स लिखी गई है। मटेरियलिटी आइटम, मटेरियल आइटम्स आर द आइटम्स दैट द नॉलेज ऑफ व्हिच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो सब आइटम मटेरियल कहलाएंगे जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसका नॉलेज होने से एंड यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, डिसीजन गेट अफेक्टेड या इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। वो सारे आइटम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन में क्या कहलाएंगे, मटेरियल। अब बात करते हैं ऑडिट में मटेरियलिटी की। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स मिस स्टेटमेंट। यदि किसी इंफॉर्मेशन को हम इंपॉर्टेंट तब मानेंगे, मटेरियल तब मानेंगे, यदि उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट हो जाता है, ओमिशन हो जाता है, इरेनियस स्टेटमेंट हो जाता है, कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन। अब बेटा देखिए ऑडिट के अंदर थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया। यदि कोई मिस स्टेटमेंट होने पर इन्फ्लुएंस हो जाता है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आपके द्वारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर किसी ने रिलाय करके कोई काम किया है और उसमें कोई मिस स्टेटमेंट रह जाता है, तो उस मिस स्टेटमेंट की वजह से उस व्यक्ति का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, तो वो सारी ऐसी मिस स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, आपके लिए मटेरियल कहलाएगी। वो सारी मिस स्टेटमेंट या वो सारे स्टेटमेंट या असर्शंस आपके लिए क्या कहलाएंगे, मटेरियल कहलाएंगे। इट्स ओके, फिर से पढ़िएगा। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स मिस स्टेटमेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी यदि उसका गलत कथन हो जाता है, मिस स्टेटमेंट हो जाता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या, ओमिशन और इरेनियस स्टेटमेंट। ओमिशन या इरेनियस स्टेटमेंट, कोई चीज छूट जाए या गलत बता दी जाए, दोनों ही मिस स्टेटमेंट्स हैं। could influence the economic decision of the users taken on the basis of the financial information। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर जो एंड यूजर का डिसीजन का इकोनॉमिक डिसीजन है वो यदि अफेक्ट होने की संभावनाएं रखता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मटेरियल है। यदि उनका मिस स्टेटमेंट एंड यूजर को इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर जाता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, मटेरियल है। इट्स ओके और नॉट। मटेरियलिटी जुड़ी हुई है ऑडिट के दौरान मिस स्टेटमेंट से। ऐसे सारे इंफॉर्मेशन जिसके मिस स्टेटमेंट होने से एंड यूजर का दिमाग, एंड यूजर का डिसीजन, एंड यूजर का विजन अफेक्ट हो सकता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मटेरियल है जिनका मिस स्टेटमेंट एंड यूजर को अफेक्ट कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों। इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइन, इससे पढ़ना है, बहुत दिमाग में नहीं रखना है। जो थर्ड डेफिनेशन में आपके साथ पढ़ रहा हूं, मटेरियलिटी इज द मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं ये मापांकन है, प्रवृत्ति है मिस स्टेटमेंट को देखने की। मिस स्टेटमेंट मतलब इंक्लूडिंग एन ओमिशन
ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आइदर इंडिविजुअली, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जुड़ गया, आइदर इंडिविजुअली और इन द एग्रीगेट। कई बार कुछ इंफॉर्मेशन एक एक इंफॉर्मेशन को देखें तो इतनी मटेरियल नहीं होती, लेकिन जब उनकी पूरी समूह को जोड़ दिया जाए, पूरी प्रजाति को जोड़ दिया जाए, पूरी टोटलिटी इन एग्रीगेट वर्ड यूज किया गया है, उनको जब इन एग्रीगेट लेवल पर देखा जाए तो वो बहुत मटेरियल हो जाती है बेटा, बहुत मटेरियल हो जाती हैं। It's okay. Or in the aggregate that in the light of surrounding circumstances makes it a probable that the judgment of reasonable person, अब फिर से एक वर्ड नया आ गया क्या, जजमेंट ऑफ रीजनेबल पर्सन, मतलब एक व्यक्ति जो कि रीजनेबल पर्सन के रूप में है, एक लॉजिकल व्यक्ति जिसका जजमेंट अफेक्ट हो सकता है, relying on the information would have been influenced his decision affected as a result of misstatement। एक रीजनेबल व्यक्ति का जजमेंट यदि जिस बात से अफेक्ट हो सकता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या कहलाएंगी, मटेरियल कहलाएंगी। इट्स ओके और नॉट। यदि उनके मिस स्टेटमेंट से किसी व्यक्ति का डिसीजंस अफेक्ट हो सकता है, एक रीजनेबल व्यक्ति का जजमेंट अफेक्ट हो सकता है, तो सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस, वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, चाहे वो अकेली हो चाहे वो इन एग्रीगेट हो, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, मटेरियल। रिलेटिव इंपॉर्टेंस, द कंसेप्ट ऑफ द मटेरियलिटी रिकॉग्नाइज दैट सम मैटर्स either individually or in aggregate are relatively important for the true and fair presentation। मटेरियलिटी का मतलब क्या बेटा, इंपॉर्टेंस। कहीं ना कहीं कोई चीज कई बार अकेले या कई बार समूह के रूप में जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन कंफर्मिटी विद द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर कहीं ना कहीं वो कंफर्मिटी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। चलिए यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आ गई। नीड ऑफ मटेरियलिटी, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो मटेरियलिटी का होना बहुत जरूरी है। एग्रीगेशन के लिए भी जब आप उनको टोटलिंग कर रहे हैं तो भी मटेरियलिटी को ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन, जब किसी ट्रांजेक्शन को आप क्लासिफाइड करते हैं तो भी मटेरियलिटी को ध्यान में रखना है। प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कहीं भी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो मटेरियलिटी का कंसेप्ट वहां भी काम आता है। रिकॉग्निशन, एग्रीगेशन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन चारों जगह पे काम आता है। Risk effect on the audit. The audit should consider materiality and its relationship with the audit risk while conducting an audit. Risk effect on the audit. कहीं ना कहीं materiality से audit का risk affect होता है। Auditor should consider materiality and its relationship with the audit risk. आप ऐसा auditor materiality को identify कीजिए, consider कीजिए और audit के ऊपर जो risk है उस risk के साथ इसका relationship develop कीजिए while conducting an audit। बेटा एक ऑडिट रिस्क क्या है पहले ये समझिए, आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में इसमें भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि मेरी रिपोर्ट्स के गलत होने का चांस ही क्या है, ऑडिट रिस्क है। मैंने रिपोर्ट में लिख दिया देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ये ऑडिट रिस्क है। या मैंने लिख दिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरे ऑडिट के दौरान मेरे को लगता है कि है, लेकिन दोस्तों मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं था, ये भी बेटा ऑडिट रिस्क है। मतलब गलत रिपोर्टिंग का रिस्क इज नोन एज ऑडिट रिस्क। सरल शब्दों में ये बोल सकता हूं। कंसिडरेशन, एन ऑडिटर हैज टू जज वेदर अ पर्टिकुलर आइटम्स और ट्रांजैक्शन इज मटेरियल और नॉट। क्या पर्टिकुलर आइटम या ट्रांजैक्शन हमारे लिए मटेरियल है या नहीं है। मटेरियलिटी शुड बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हेन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। जब हम नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट डिसाइड कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर्स का, उस समय मटेरियलिटी को देखना जरूरी है। और इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, जब हम किसी मिस स्टेटमेंट्स के इफेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें देखना है क्या ये मटेरियल है या नहीं है। यदि वो मटेरियल है तो हमें उसको बहुत बारीकी से उसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि भैया उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसको प्रॉपर हमें रिपोर्ट करना होगा। मतलब कुल मिला के ऑडिट के दौरान आपका फोकस ये होना चाहिए कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन, कोई मटेरियल स्टेटमेंट्स, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स छूट ना जाए। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने एक जगह डिस्कस करना है लीगल सैंक्शन ऑफ रिलेटिंग टू मटेरियलिटी। सम लीगल प्रोविजन ऑफ द आईसीए प्रोनाउंसमेंट, जिसमें लिखा गया स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में कुछ बात लिखी। देखिए इसे रेड कलर पहले से मैंने किया कि इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ मैं रीड कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अप्लाइंग प्राइमरली टू द आइटम्स व्हिच आर मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मटेरियलिटी आपको अप्लाई करनी है या अप्लाई प्राइमरली टू द आइटम्स व्हिच आर मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी।
हमारे जो ऐसे हैं स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से जो इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, ये अप्लाई होते हैं मेन एरिया पर, सिग्निफिकेंट एरिया पर, इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो अफेयर्स है, जो मटेरियल है सिग्निफिकेंट है, वहां पर ही लागू होते हैं। आइटम्स ऑफ द लिटिल और नो सिग्निफिकेंस में बी डील विथ एस में बी फाउंड एक्सपीडिएंट। जो नॉन मटेरियल या नॉन सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं, उनको ऑडिटर अपनी आवश्यकता के अनुसार डील कर सकता है। एस इट इज नाइदर डिजायरेबल नॉट नेसेसरी, ना तो ये बोला जा सकता है और ना ही ये आवश्यक है। डेट द मेंबर शुड डिवोट देयर टाइम एंड एनर्जीज इन द परसुएंट ऑफ द मैटर्स ऑफ अ ट्राइबल नेचर। ट्राइबल नेचर के जो मैटर्स है, स्मॉल नेचर के जो मैटर्स है, उनके ऊपर वो अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करे, इसके लिए ना तो इंस्टीट्यूट बोल सकती है और ना ही ऐसा बोला जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये फोकस किया जा रहा है कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का पूरा फोकस किस पर है, मटेरियल एरिया पर, ताकि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट छूट ना जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो मटेरियल हो सकती है, उनको बहुत डिटेल में आपको चेक करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ये मेन फोकस है। सेकेंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 बोलता है, मटेरियल वर्ड का जिक्र वहां बार बार हुआ है। There are reference to the material fact, material misstatement, material exception and material departure from the general accepted procedures of the audit. सीए के एक्ट में भी बोला गया है कि बार बार आप मटेरियल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ये जिक्र किया गया है इस सेकंड पैराग्राफ में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट 2013 भी बोलता है that the broad heads in the financial statement shall be decided taking into the accounts of the concept of materiality and presentation of true and fair view. broad head of presentation of the financial statements को आप इस आधार पर भी डिसाइड कर सकते हैं, मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। Also, statement of profit and loss requires separate disclosure of any income or expenditure exceeding 1% of total revenue of company or 1 lakhs whichever is higher. एक एग्जांपल देता हूं, शेड्यूल 3 बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारे इनकम और खर्चों को जो कि आपकी टोटल रेवेन्यू का 1% या उससे ज्यादा है, उन खर्चों को आप जनरल खर्चों में ना दिखाकर डिटेल्ड सेग्रीगेट वे में दिखाएंगे, या 1 लाख whichever is higher, 1% ऑफ रेवेन्यू और अमाउंट में 1 लाख whichever is higher हो जाता है, तो आपको उस ट्रांजेक्शन को डिटेल में अलग से दिखाना होगा। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी या फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केसेस। हो सकता है कि मटेरियलिटी एक रिलेटिव टर्म्स के रूप में इस्तेमाल हो सकता है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन के लिए या एक सर्कमस्टांसेस में गिवन चीजें मटेरियल हो, लेकिन किसी दूसरे सर्कमस्टांसेस से वो चीजें इमटेरियल हो जाए, नॉट सो, मतलब वैसी मटेरियल ना हो। सेकंड पॉइंट है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मटेरियलिटी को लेकर कोई लॉ या कोई प्रिस्क्राइब्ड थंब रूल नहीं है कि इतने रुपए से ऊपर के ट्रांजेक्शन मटेरियल होंगे, बल्कि मटेरियल क्या एक सब्जेक्टिव जजमेंट है, जिसको कि आप रिलेटिव टर्म्स में देख सकते हैं, जिसे आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट से ही निकाल सकते हैं। यूज ऑफ जजमेंट, ऑडिटर हैज टू यूज हिज जजमेंट टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर आइटम इज मटेरियल और नॉट इन द गिवन ऑडिटिंग सिचुएशन। गिवन ऑडिटिंग सिचुएशन में पर्टिकुलर आइटम मटेरियल है या नहीं, इसकी बात कहां पे होती है, यूज ऑफ जजमेंट के थ्रू। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व है। लेवल्स, ऑडिटर को मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी चेक करनी होती है और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस लेवल पर भी इसे चेक करनी होती है। बोथ लेवल पर इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस एंड क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में भी चेक करनी होती है। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, बोथ द अमाउंट दैट इज द क्वांटिटी एंड द नेचर, मतलब क्वालिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट नीड टू बी कंसीडर्ड। जब भी आप मटेरियलिटी डिसाइड करें तो आपको क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब अमाउंट और नेचर्स दोनों को ध्यान में रखना है। क्वालिटी मिस स्टेटमेंट का एक अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, inadequate or improper decisions of the accounting policy when it is likely that a user of financial statement would be misled by the description. When it is likely that, क्या लगता है आपको, लगता है कि कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं एंड यूजर मिसलीड हो सकता है, मिसगाइड हो सकता है, तो वो क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने की चांसेस है वहां पे, तो वो क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट्स कहलाएगा। इट्स ओके। चलिए सर, यहाँ तक बस एक जनरल डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी तक भी फैक्टर सर्कमस्टेंसेस अलग अलग केसेस के अलग अलग होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये प्रोफेशनल जजमेंट की बात है। हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी मटेरियलिटी को ध्यान में रखना है और अकाउंट बैलेंस लेवल पर भी मटेरियलिटी को ध्यान में रखना है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल पर भी।
ठीक है। अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पर भी मटेरियलिटी ध्यान में रखना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त भी ऐसा हो, जैसे कि कोई एक अकाउंट का बैलेंस कम है तो वो हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पर वो मटेरियल नहीं है, लेकिन जब मैं उसे एग्रीगेट बात करूं तो मटेरियल हो जाता है, क्योंकि मटेरियलिटी लेवल हमको दोनों लेवल पे चेक करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के अकाउंट बैलेंस लेवल पर भी और ट्रांजेक्शन लेवल पर भी। ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ही मटेरियलिटी में ध्यान में रखना है। Indicators of materiality. Materiality depends upon the size and nature of the item judged in the particular circumstances of its misstatements. It is also influenced by the legal and regulatory requirements, non-compliance of which may have a significant bearing on the financial information and consideration relating to the individual's account balances and relationships. पढ़ते हैं एक बार फिर से। इंडिकेटर्स ऑफ मटेरियलिटी की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपके साथ। बस ये मटेरियलिटी अंतिम पड़ाव पे है। Materiality depends upon the size and nature of the items judged in a particular circumstances of its misstatement. Materiality डिपेंड करती है साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम जज, जिस आइटम और साइज को आप जज कर रहे हैं, जिस नेचर के मतलब डिपेंड्स कर रही है साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम जिस आइटम को आप जज कर रहे हैं उसके साइज एंड नेचर के आधार पर इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ इट्स मिस स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं इसके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट। इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसमें मुख्य बात यह है, इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जिसके नॉन कंप्लायंस से आपकी एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट बेयरिंग्स हो सकती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर, सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और कंसिडरेशन रिलेटिंग टू, और आल्सो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का जो कंसिडरेशन रिलेटेड है किससे, इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस एंड रिलेशनशिप से। दोनों की बात किया जा रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर भी और इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ बैलेंस के ऊपर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स की बियरिंग्स है उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, मटेरियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है वो बातें भी। फिर भी ये एक जनरल पैराग्राफ था, बहुत खास समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा तो एग्जाम में बहुत मजा आएगा। द फॉलोइंग जनरल कंसिडरेशंस, the following general considerations may be useful in deciding as to whether an item is material or not. Whether item material है या नहीं, इसको चेक करने के लिए ये बातें ध्यान में रखनी होगी। वैल्यू और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट। मैं यदि बात करूं वैल्यू और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन तो ये अपने आप में रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट है, ये कोई आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आइए बेटा फटाफट देखते हैं। वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शंस को लेकर यदि बात करूं तो उसकी वैल्यू अपने आप में एक मटेरियल कंसेप्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन वो रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट है। Materiality can be judged only in relative context. In a small business, 1,000 rupees may be material amount, whereas in a big transaction, 10,000 may not be considered material. जहाँ करोड़ों की बैलेंस शीट बन रही है वहाँ 10,000 रुपए तक की वैल्यू मटेरियल नहीं है, लेकिन जहाँ लाखों की बैलेंस शीट बन रही है वहाँ पे 1,000 रुपए भी बहुत मटेरियल होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन भी मटेरियल लेवल क्रिएट करती है, लेकिन ये रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट है, ये हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। परसेंटेज एनालिसिस, परसेंटेज कंपैरिजन में भी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी ऑफ एन आइटम। मैं एग्जांपल देता हूं कि कई बार हम खर्चों को एनालाइज करने के लिए हम टोटल सेल से उसका परसेंटेज निकाल देते हैं। यदि कोई खर्चा उस परसेंटेज क्राइटेरिया के ऊपर का खर्चा है तो वो सारे खर्चे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, मटेरियल हो जाएंगे, और उसकी हम डिटेल में चेकिंग कर सकेंगे। इम्पैक्ट on the overall figures of the profit and loss account. If an item affect the profit and loss figures significantly, it will be a material item, and the impact of an item on the total of the category of the expenditure or income to which it pertains is also another indicator. यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। यदि कोई आइटम अफेक्ट कर देता है प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स को सिग्निफिकेंटली तो हम इसे मटेरियल मानेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ एन आइटम on the total of category of the expenditure of income to which it pertains is also another indicator. यदि उसका इम्पैक्ट टोटल ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर पर पड़ रहा है जिससे वो पर्टेन करता है तो भी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव्ड एज अ डिविडेंड विल मटेरियल इफ इट इज कंसिडरेबली अफेक्ट्स द टोटल इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। यदि वो मटेरियली अफेक्ट कर रहा है टोटल इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स को तो फिर वो हमारे लिए वो डिविडेंड इनकम भी अपने आप में मटेरियल होगी।
प्रीवियस ईयर फिगर्स कंपैरिजन, बहुत ध्यान सुना बेटा, कई बार हम मटेरियलिटी लेवल को फाइनलाइज करते हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन से। जैसे किसी अमाउंट को लास्ट ईयर वो अमाउंट कम थी और इस ईयर अमाउंट सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है, तो वो चेंजेस भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लास्ट ईयर 5,000 लाख की सेल्स थी स्क्रैप को लेकर, दिस ईयर 5 लाख हो चुकी है। इट्स ओके। तो ये अपने आप में क्या हो गया बेटा, मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गई कि भैया ये रीजन क्या थे इस चेंजेस के। बेटा मटेरियलिटी को लेकर और कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करता हूं। इफ द अमाउंट ऑफ एन आइटम कैन बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली, if the amount of an item can be determined precisely and objectively, even a small error in the same may be considered material। यदि जहां पर आप अमाउंट को प्रिसाइजली निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली ढूंढ मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है, वहां पर एक छोटी सी भी गलती अपने आप में मटेरियल कहलाएगी। और इफ हाउएवर द अमाउंट एट इशू इज अराइव्ड एट ऑन द बेस ऑफ एस्टिमेशन, जहां पर अमाउंट को अराइव किया जा रहा है ऑन द बेस ऑफ एस्टिमेशन से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्मॉल एरर ऑफ द एस्टिमेशन में नॉट बी मटेरियल। वहां पे एक छोटी एरर को हम मटेरियल नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे काम ऑलरेडी एस्टिमेशन के आधार पर हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ये सर आ रही है। Minor deviation from the statutory requirements, non-compliance with the statutory requirements, however minor it might be, will be considered material। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यदि कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आप डायरेक्टर्स को इतने रुपए तक का रेम्युनेशन दे सकते हो, मैनेजरियल रेम्युनेशन 11% से ज्यादा नहीं हो सकता नॉर्मल केस में, बट यदि आपने उससे ज्यादा दे दिया, भले छोटी सी अमाउंट ही ज्यादा दी, 1,000 रुपए, 100 रुपए ही, 200 रुपए ही ज्यादा दिए, लेकिन ज्यादा दिया है मतलब कहीं ना कहीं आपने नॉन कंप्लायंस किया, जो कि अपने आप में मटेरियल अमाउंट, मटेरियल कंप्लायंस था, जो इसका नॉन कंप्लायंस होना अपने आप में मटेरियल इफेक्ट हो सकता है एंड यूजर्स पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, माइनर डेविएशन फ्रॉम द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट विल अफेक्ट द मटेरियलिटी। Substantial effects of the small inaccuracies. A small inaccuracies may consider material if it is convert a small loss into a profit or vice versa. A small inaccuracy may be considered material if it converts a small loss into a profit or vice versa। कोई छोटा लॉस जो कि प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया गया हो, या प्रॉफिट जो लॉस में कन्वर्ट हो रहा हो, तो वो इनएक्यूरेसी भी अपने आप में क्या कहलाएगी, भले वो स्मॉल अमाउंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप में मटेरियल कहलाएगी। सिमिलरली इफ इट क्रिएट्स और एलिमिनेट्स अ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी इन द बैलेंस शीट, कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसी मिस्टेक इनएक्यूरेसीज की है जिससे आपकी मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी के कई सारे रेशियो निकाले जाते हैं बैलेंस शीट्स को देखकर, तो कहीं ना कहीं यदि वो मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी जबरदस्ती क्रिएट कर रही है, जबरदस्ती एलिमिनेट कर रही है, मतलब कुल मिला के आपके फेवर में जाए अनफेवर में जाए, मतलब कहीं ना कहीं वो गलती हो रही है जिससे कि आपकी मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी को चेंजेस आ रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या कहलाएंगे, आपके लिए वो इनएक्यूरेसीज मटेरियल कहलाएंगी। ऐसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप उसको ड्यू एफर्ट से चेक कीजिए और उनको मटेरियल ट्रीट कीजिए और मटेरियल वे में उनकी ऑडिट कीजिए। उनको अपनी ऑडिट का मटेरियल एरिया समझना होगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट आइटम्स, ये एक लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलते हैं जिसे हम इंडिविजुअल नॉन मटेरियल आइटम्स माइट हैव अ सिग्निफिकेंट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इंडिविजुअल मटेरियल आइटम का सिग्निफिकेंट क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स होता है। मान लेता हूं एक आइटम इंडिविजुअल लेवल पर नॉट मटेरियल है, बट उसको जब हम क्यूमुलेट करते हैं तो हो सकता है वो हमारे लिए मटेरियल हो जाए। फ्रीडम टू डील लीनियंटली विथ नॉट मटेरियल आइटम्स शुड नॉट एक्सटेंड टू अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। हमें जो सामान्य तौर पर हम इंडिविजुअल लेवल पर जो इमटेरियल आइटम उनको हम फ्रीली छोड़ देते हैं, जबकि उनको ऐसा छोड़ना गलत माना जाएगा। फ्रीडम टू डील लीनियंटली विथ नॉन मटेरियल आइटम्स शुड नॉट एक्सटेंड टू अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। बहुत सारे आइटम्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हुज क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द अकाउंट्स में बी मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट। उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स क्या होगा, अपने आप में मटेरियल भी होगा और सिग्निफिकेंट भी होगा। In offsetting and aggregating items, care should be taken to see that items of the material nature are not set off against and aggregate with each other. In offsetting and aggregate items, care should be taken to see that items of the material nature are not set off against and aggregate with each other. कहीं ना कहीं एक आइटम जो मटेरियल नेचर का है वो आपस में सेट ऑफ ना हो जाए किसी और आइटम के साथ। इससे क्या हो जाएगा, उसकी ये यदि कोई आइटम सेट ऑफ की वजह से आपके ध्यान में ना आ पाया तो भी ये मटेरियल ही मटेरियल कहलाएगा,
भले ही वो एक दूसरे से सेटअप ही क्यों ना हो जाए। कुल मिला के हमने ये बोलना चाह रहे हैं इस पॉइंट में कि भैया कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट आइटम्स, माना कि वो आइटम इनसिग्निफिकेंट था बट उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी हम बैलेंस शीट और पीएल में देखिए, कहीं उसकी वजह से हमारे यहाँ कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, कहीं मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं हो जाएंगे। यदि हम उस इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स का एग्रीगेट इफेक्ट ना सोचें या एग्रीगेट इफेक्ट को ना ध्यान में दें तो हमारे यहाँ कोई मिस स्टेटमेंट होने का चांसेस हैं, तो उनका ग्रुप ऑफ क्लस्टर भी हमारे लिए मटेरियल कहलाएगा, भले वो इंडिविजुअली आइटम हमारे लिए इमटेरियल था। जैसे मैंने बोला कि राउंड ऑफ बिल में करते हैं हम 25 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, इट्स नॉट मटेरियल। बट एक मैनेजमेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, 300, 400, लाख रुपए, 1000 रुपए राउंड ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। बेटा मटेरियल है, इनका इंडिविजुअल इफेक्ट, मान लेते हैं 1-2 रुपए भी राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट इंडिविजुअली तो मटेरियल नहीं है, लेकिन एक एंटिटी के यहाँ 10 करोड़ बिल बनते हैं, 10 करोड़ में यदि 2 रुपए का हायर राउंड ऑफ करें, 200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी होगी ना यार। डिपेंड्स करता है सिचुएशन पर, इट्स ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आप मटेरियलिटी को डिसाइड करते हुए ध्यान में रखेंगे। आने वाले क्लासेस में हम क्या देखने वाले हैं, ये हमारा चैप्टर अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। बेटा फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपको एक दिन आपको बोला भी था कि चैप्टर 1 खत्म होने के बाद बाकी चैप्टर्स आपके साथ बहुत आसानी से शेयर हो जाएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर 1 के दौरान हमने बहुत सारी बातें ऐसी कर ली जो आने वाले चैप्टर्स का बहुत बड़ा वाला बेस बनने वाले हैं। और लगभग तीसरे वीडियो में हमारा ये चैप्टर नंबर 3 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द मैं इसे खत्म करता हूँ आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत कहीं पर भी हो आप मुझे शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आपके डाउट्स को, आपकी दिक्कतों को सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे मुझे जो डाउट्स जितने भी आ रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए थे, फिर भी कोई बचता है तो बेटा जरूर बताइएगा। बहुत जल्द हम अगले पड़ाव में होंगे ऑडिट्स के लेकर। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अकाउंट्स भी डिस्कस करूंगा। अब अकाउंट्स को लेकर बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल भी आया कि सर वो अकाउंट्स की बुक तो हमारे पास है ही नहीं अभी, क्योंकि हम फिजिकली मूवमेंट्स के साथ हमारी बुक्स लेके नहीं आ पाए थे। जो भी हो बेटा घबराइए मत, आपके पास बुक हो या ना हो, क्वेश्चन बैंक का प्रिंट आउट हो या ना हो, आपको क्वेश्चन समझने में, कंसेप्ट समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ। क्योंकि मैं उसकी प्लानिंग ही कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ मेरी स्क्रीन पे ही दिखता रहे, या मैं आपको फिर से आपको अवेलेबल करा दूं इन द पीडीएफ फॉर्म या अदरवाइज, ताकि अपनी क्लासेस स्मूथ चले। इसी कारण से थोड़ा सा अकाउंट की क्लास स्टार्ट होने में डिले भी हुआ है, नो डाउट, बट रीजन यही था कि वे कुछ बेटर और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, ताकि मैं जो अकाउंट्स का सॉल्यूशन करूं वो आपको रिमोट एक्सेस में भी उतना ही अच्छे से दिखे, उतना ही मजेदार दिखे जितना कि आप लाइव क्लासेस में देख पाते थे। बस ये वेरी सून वी विल स्टार्ट द अकाउंट्स क्लासेस आल्सो, ताकि हमारा सब कुछ खत्म हो, और जीएसटी में हम एक पेमेंट चैप्टर है उसे खत्म करने वाले हैं बहुत जल्द। मैं जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आप देखते जाएंगे, मैं आगे की वीडियोस आपको फ्लोट करते जा रहा हूँ। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।